वेलकम टू विजार्ड ऑफ नॉलेज। आज के वीडियो में हम लोग सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में एक साथ बात करेंगे। आर्टिकल 1 से 370 तक सबके थोड़े थोड़े एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो पहला है आर्टिकल 1, जो कि ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट होना चाहिए और इंडिया का टेरिटरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कंसिस्ट करना चाहिए। अगला है आर्टिकल 3, जो कि नए स्टेट का फॉर्मेशन, किसी स्टेट के एरिया, बाउंड्री या नेम को चेंज करना, एग्जिस्टिंग स्टेट को अल्टर करके नया स्टेट फॉर्म करने से रिलेटेड है। अगला है आर्टिकल 13, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को ऐसे किसी कानून बनाने पर रोक लगाती है जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचाता हो। आर्टिकल 14 यह कहता है कि भारत में रहने वाले हर एक नागरिक कानून के सामने बराबर है और भारत सरकार किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं करेगी। आर्टिकल 16 के अनुसार सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के लिए सभी नागरिक को समान अवसर प्रदान होना चाहिए। आर्टिकल 17 छुआछूत के परंपरा को एबॉलिश करता है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी से रिलेटेड है। आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को लॉ द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। आर्टिकल 21A के अनुसार स्टेट 6 से 14 वर्ष के एज के सभी बच्चों को फ्री और नेसेसरी एजुकेशन उपलब्ध कराएगा। आर्टिकल 25 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म के मानने, आचरण करने या प्रचार करने का फ्रीडम है। आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यकों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश और एडमिनिस्ट्रेट करने का अधिकार है और सरकार वित्तीय मदद देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती कि वो अल्पसंख्यक के द्वारा संचालित है। आर्टिकल 31C को 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत लाया गया था, जो कि ये कहता है कि स्टेट के द्वारा कोई भी बनाया गया लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन राइट्स को सिक्योर करता है, उसको आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और 31 के आधार पर वॉइड, डिक्लेयर या चैलेंज नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में बोले तो इसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया है। आर्टिकल 32 ये कहता है कि इंडिविजुअल्स को यह अधिकार है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। आर्टिकल 38 ये कहता है कि स्टेट एक सोशल ऑर्डर को सिक्योर करके वेलफेयर ऑफ द पीपल को प्रमोट करे। आर्टिकल 40 भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो कि ये कहता है कि ग्राम पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टेट को कदम उठाना चाहिए और उनको पावर्स अथॉरिटी देना चाहिए ताकि वो सेल्फ गवर्नमेंट के यूनिट्स की तरफ फंक्शन कर सके। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि ये कहता है कि सभी सिटीजन्स के लिए सेम रूल होना चाहिए। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारे धर्म के लिए अलग अलग रूल हैं, ये भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। अगला है आर्टिकल 45, जो कि 6 साल से नीचे के बच्चों को चाइल्ड केयर और एजुकेशन उपलब्ध करने से रिलेटेड है, जिसके लिए आंगनबाड़ी जैसे संस्थानों को खोला गया है। आर्टिकल 46 SC, ST और दूसरे वीकर सेक्शंस के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के प्रमोशन को डील करता है। आर्टिकल 50 एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को सेपरेशन को डील करता है। आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के प्रमोशन को बताता है। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज को डील करता है। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वह किसी भी दोषी के सजा को कम कर सकता है, बदल सकता है या फिर माफ कर सकता है। आर्टिकल 74 के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका हेड PM होगा, वो प्रेसिडेंट को कोई भी सलाह या सहायता कर सकता है और इसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं किया जाएगा कि प्रेसिडेंट को यह सलाह क्यों और किस आधार पर दिया गया है। आर्टिकल 78 के अनुसार ये प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी है कि वो सभी इंफॉर्मेशन को प्रेसिडेंट तक पहुंचाए। आर्टिकल 110 मनी बिल्स के डिफिनीशन को डील करता है। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको बजट बोलते हैं, उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 123 ये कहता है कि जब दोनों में से कोई हाउस का सेशन नहीं हो तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो इमीडिएट एक्शन के लिए कुछ खास लॉ बना सकता है। आर्टिकल 143 के अनुसार प्रेसिडेंट के पास सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करने का अधिकार है। आर्टिकल 155 गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 161 के अनुसार वही पावर गवर्नर को दिया गया है जो पावर आर्टिकल 72 के अंतर्गत प्रेसिडेंट को दिया गया है, यानी अपने राज्य में सजा कम करने, बदलने या माफ करने से रिलेटेड है। आर्टिकल 163 के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका हेड CM होगा, वो गवर्नर को सलाह या सहायता कर सकता है, जैसे आर्टिकल 74 में प्रेसिडेंट को करने का बात था। अगला है आर्टिकल 167, जिसके अनुसार प्रत्येक CM का ड्यूटी है कि वो स्टेट के अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन के प्रपोजल को राज्यपाल तक सूचित करे।
आर्टिकल 169 के अंतर्गत पार्लियामेंट लॉ के अनुसार किसी भी स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद को एबॉलिश कर सकता है या जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है वहां क्रिएट कर सकता है। आर्टिकल 200 ये कहता है कि राज्यों की पारित विधेयक राज्यपाल के पास प्रस्तुत किया जाएगा और वह इस पे अनुमति दे सकता है या नहीं भी, या फिर उस विधेयक को प्रेसिडेंट के विचार के लिए रिजर्व रख सकता है। आर्टिकल 213 के अनुसार जब स्टेट के दोनों हाउसेस कार्य में नहीं हो और उस समय कार्रवाई की जरूरत हो तो राज्यपाल उस परिस्थिति के लिए अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स को सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स या किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 239 दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड है। आर्टिकल 249 के अनुसार पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो राज्यसभा के विशेष बहुमत से उस मैटर को भी लेजिस्लेट कर सकता है जो स्टेट लिस्ट में मेंशन हो और वो राष्ट्र हित के लिए जरूरी हो। आर्टिकल 262 पार्लियामेंट को किसी इंटर स्टेट नदी या उसके जल प्रयोग आदि के संबंध में किसी विवाद पर निर्णय करने का पावर देता है, जैसे कि कुछ साल पहले आपने देखा होगा पंजाब और हरियाणा के बीच में ऐसे ही किसी विषय पे विवाद हुआ था। आर्टिकल 263 के अनुसार प्रेसिडेंट को यह लगता है कि राज्यों के बीच विवादों की जांच या सलाह के लिए किसी काउंसिल का गठन करने की आवश्यकता है तो वो कर सकता है। आर्टिकल 265 ये कहता है कि अथॉरिटी ऑफ लॉ के अलावा कोई भी टैक्स को लगा या संग्रहित नहीं कर सकता है। आर्टिकल 275 संसद को अधिकार देता है कि वो ऐसे किसी राज्य को उपयुक्त सहायक अनुदान देने का उपबंध कर सकता है जिसे संसद के नजर में सहायता की जरूरत हो। आर्टिकल 280 के अनुसार राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की स्थापना करेगा, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे। वो केंद्र और राज्य के बीच टैक्स के वितरण के संबंध में राष्ट्रपति के पास अनुशंसा करेगा। आर्टिकल 300 सूट्स एंड प्रोसीडिंग से रिलेटेड है। आर्टिकल 300A के अंतर्गत स्टेट किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता है। पहले यह फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा इसे नॉर्मल राइट्स के अंतर रखा गया है। आर्टिकल 311 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो यूनियन, स्टेट या ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत सिविल पोस्ट पे हो, उसको जो अथॉरिटी अपॉइंट किया हो उसका सबऑर्डिनेट उसको तो ना तो हटा सकता है और ना ही उसका रैंक को कम कर सकता है। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज की स्थापना से रिलेटेड है। आर्टिकल 315 ये कहता है कि यूनियन और स्टेट के लिए एक लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाएगी। तो वहीं आर्टिकल 320 पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग के फंक्शन को डील करता है। आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। आर्टिकल 324 के अनुसार इलेक्शन के सुपरिटेंडेंस यानी सुपरवाइज, निर्देशन और नियंत्रण संबंधी शक्तियां चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के अंडर में ही रहेगी। आर्टिकल 330 SC और ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए लोक एवं राज्यसभाओं में सीट के रिजर्वेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 335 SC ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए विभिन्न सेवाओं में आरक्षण का प्रबंध करता है। आर्टिकल 352 ये कहता है कि राष्ट्रपति यदि समझता है कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, आक्रमण या सैन्य विद्रोह के कारण खतरे में है तो वो आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 356 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट देता है कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। आर्टिकल 358 के अनुसार इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति ये समझता है कि भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो वही राष्ट्रपति ये समझकर कि प्रशासन संविधान के अनुरूप चलने की स्थिति में नहीं है वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। आर्टिकल 368 संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर के लिए टेम्पोररी प्रोविजन से रिलेटेड है जो कि अब हट चुका है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि जरूरी होते हैं। अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।